हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और जो भी वाइफ के साथ क्रुएल्टी होती है तो वाइफ हस्बैंड पे कई सारे कानून हैं जिसके तहत कि वो अपना रेमेडी प्राप्त कर सकती है और हस्बैंड पे मुकदमा कर सकती है, हस्बैंड पे केस कर सकती है और हस्बैंड से मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकती है और उसको सज़ा भी दिलवा सकती है। ठीक है, जैसे कि आईपीसी का 498A है और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में भी है और सीआरपीसी सेक्शन 125 भी है। लेकिन क्या कोई गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है? ये सवाल आज इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे आजकल रिश्ते बन रहे हैं जिसमें कि शादियां लोग नहीं कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने अलग मतलब शादी के अलावा एक रिश्ते में रह रहे हैं, तो ये काफ़ी इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस केसेस उनके साथ भी बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है? हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पे और हमारे कानून क्या कहते हैं? ठीक है, और एक टर्म है रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आपके सामने जो ये सवाल है इसका तो आंसर देंगे ही, लेकिन इसका आंसर देने से पहले हम लोग एक सवाल पूछते हैं कि आप ये सवाल है, सेक्शन ब्लैंक है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन बात करता है? तो आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 13। मैं इसका आंसर वीडियो में कहीं ना कहीं दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में भी दे सकता हूं। ठीक है, तो इसके बारे में अब आगे हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या। सबसे पहले हमारा डिस्कशन क्या होगा, इस वीडियो में हम तीन चार चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज जो कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम जब बात लिव इन रिलेशनशिप की कर रहे हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कर रहे हैं तो ये वैलिड मैरिज की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा कि हम वैलिड मैरिज की बात क्यों कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज की बात क्यों कर रहे हैं। फिर एक ये जो टर्म की बात के हमने की स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इसके बारे में जानेंगे कि ये वर्ड कब क्वाइन किया गया था और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम सेक्शन 2S ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जानेंगे जो कि कहता है, ये डिफाइन करता है शेयर्ड हाउस होल्ड। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपने अगर पढ़ा हो या फिर कहीं भी कोई भी जजमेंट पढ़ा हो या फिर कानून के थोड़े भी जानते हो, जानकार हों, तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा कि कोई भी क्रुएल्टी का केस, किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप तभी कर सकते हैं जब उसके साथ आप शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हों या फिर रह रहे हों। फिर दो केसेस की बात करेंगे फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पट्टचयम्मल। ठीक है, और एक इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये बात करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये तो वीडियो का हमने जिस्ट बताया कि वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसमें हम देखते हैं कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन किया था इस केस में, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पट्टचयम्मल के केस में। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप ऑफ इन द नेचर ऑफ मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से डिफाइन किया था ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहले कहा था कि कपल मस्ट होल्ड्स देमसेल्फ एज हस्बैंड एंड वाइफ इन सोसाइटी। अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपके आसपास के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। आप ये छुपा के नहीं कि हम छुपा के रह रहे हैं या फिर किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी क्वालिफाइड टू इंटर इंटू लीगल मैरिज। आप जैसे आपने शादी तो नहीं किया है लेकिन आप इस लीगल मैरिज में इंटर करने के लिए आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो लीगल मैरिज में आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो लीगल मैरिज के
मैरिज के लिए ग्राउंड्स क्या क्या है, वैलिडिटी क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, ये आप पढ़ेंगे सेक्शन। तो लीगल मैरिज, जैसे लीगल मैरिज में आप एंटर करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस कहाँ दी हुई हैं, कंडीशंस दी हुई हैं सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में। ये कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि आपका कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपके मैरिज के समय में, ठीक है, आपका कंसेंट वैलिड होना चाहिए, और साथ में फ्रेंड्स कंडीशन फॉर लीगल मैरिज क्या होता है, वैलिड मैरिज, लीगली वैलिड मैरिज, कि आपका कोई भी नो लिविंग स्पाउस, आपका कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए, आप अगर शादी करते हैं तो कंसेंसुअल होना चाहिए, ठीक है, आपका मेंटल साउंडनेस होना चाहिए, आप मेंटली साउंड होने चाहिए दोनों लोग, और एज की जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हो। एज मतलब कि आपका मतलब फीमेल का 18 ईयर्स और मेल का 21 ईयर्स। अब तो नए अमेंडमेंट से फीमेल को भी 21 ईयर्स अटेंड करना होगा। फिर आपका डिग्री, जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आप हिंदू मैरिज एक्ट में देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कि शादियां नहीं हो सकती हैं। तो ये आपका वैलिड मैरिज का ग्राउंड है। ओके, और वैलिड मैरिज का पूरा ग्राउंड जो पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है, तो फ्रेंड्स आप सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर किसी किताब से पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक तो ये चीज़ है आपका, इसके अलावा है कि दे मस्ट हैड बीन लिविंग टुगेदर वॉलंटरीली फॉर ए सिग्निफिकेंट टाइम। आप वॉलंटरीली साथ में रहने चाहिए, साथ में रह रहे हों। ये फ्रेंड है रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज का। ठीक है, इसके बाद पार्टीज मस्ट हैव लिव्ड टुगेदर इन शेयर्ड हाउस होल्ड एज डिफाइंड इन सेक्शन 2S ऑफ द एक्ट। अब ये आ गया सेक्शन 2S ऑफ द एक्ट क्या कहता है, ये आप इसको भी आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव्स और एट एनी स्टेज हैड लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा क्या आता है फ्रेंड्स कि हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज क्या है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज आपका वहाँ बनता है तो जो गर्लफ्रेंड है या लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है। अगर आपका जो रिलेशनशिप है इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं होता है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो एक और केस है फ्रेंड, उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कौन सा रिलेशन आपका जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं आएगा। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं आएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करेंगे तो वो आपके इन द नेचर ऑफ मैरिज में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर एक देखते हैं केस है, ये केस है फ्रेंड्स कि इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नॉट ऑल लिविंग रिलेशनशिप्स विल अमाउंट टू रिलेशनशिप एज मैरिज टू गेट द बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्योंकि सारे रिलेशनशिप जो हैं वो मैरिज की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का लाभ मिलेगा। अब इसमें फ्रेंड क्या होता है कि एक केस है जिसमें एक लड़की है जो कि एक शादीशुदा लड़के के साथ, शादीशुदा एक पुरुष के साथ वो उसका रिलेशनशिप होता है, वो दोनों साथ रहते हैं, वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है, साथ में रहते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में क्या होता है कि जो लड़का है वो अपनी पुराने फैमिली के पास चला जाता है। तो ये मेंटेनेंस का केस करती है सेक्शन 125 CRPC में, लेकिन इसके केस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है उस, अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्ड को आप सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोर्ट्स को कोई भी डिसीजन देने से पहले क्या क्या सोचना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको जैसे लगता होगा कि कोई कोर्ट में जज है अपनी मर्जी से कोई डिसीजन दे देता है, तो नहीं, उसको बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है फिर जाके डिसीजन देता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि एक लाइन में लास्ट लाइन बता रहा हूँ उस जजमेंट का, आप जजमेंट खोज के पढ़ भी सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर कॉन्शियस ऑफ द व्यू दैट इफ एनी डायरेक्शन इज गिवन टू द रिस्पोंडेंट टू पे द मेंटेनेंस और मॉनेटरी कंसिडरेशन टू द अपीलेंट दैट वुड बी एट कॉस्ट ऑफ लीगली वेडेड वाइफ एंड चिल्ड्रेन ऑफ द रिस्पोंडेंट। कि कोई भी अगर हम रिस्पोंडेंट इसमें हस्बैंड था, तो उसको अगर हम कोई भी डायरेक्शन देते हैं मेंटेनेंस पे करने का या मॉनेटरी कंसिडरेशन करने का अपीलेंट को, मतलब कि लड़की को, ये लीगली वेडेड वाइफ एंड चिल्ड्रेन के कॉस्ट पे होगा, स्पेशली व्हेन दे हैड अपोज्ड दैट रिलेशनशिप एंड हैड ए कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द अपीलेंट फॉर एलिनेटिंग द कंपेनियनशिप एंड अफेक्शन ऑफ द हस्बैंड पेरेंट्स विच इज़ एन इंटेंशनल टोट। स्पेशली तब जब उस रिलेशनशिप को वो जो लीगली वेडेड वाइफ थी और चिल्ड्रन थे उनके द्वारा अपोज किया गया था और साथ में जो कॉज ऑफ एक्शन था वो अपीलेंट के अगेंस्ट था। मतलब कि अपीलेंट पे ये आरोप था कि इसने हमें हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे हस्बैंड से दूर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जो इंसिडेंट है, इसमें इसको रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंपल सी बात अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे जो नो लिविंग स्पाउस वाला जो वैलिड मैरिज, यहाँ पे आप यहाँ ये देखिए, जैसे दे मस्ट बी क्वालिफाइड टू इंटर इनटू लीगल मैरिज। लीगल मैरिज में क्वालिफाइड करने के लिए आप मतलब इंटर करने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, लीगल मैरिज आप करने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। तो क्वालिफाइड में एक क्वालिफिकेशन ये है, कंडीशन ये है कि नो लिविंग स्पाउस। तो ये कंडीशन तो इस केस में फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि लिविंग स्पाउस ऑलरेडी थी उसकी। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं हुआ, तो इसमें ये डिसमिस हो गया। तो ये जब इस कंडीशन में आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस अपने पार्टनर पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल था फ्रेंड्स इसका, किस कंडीशन में अगर एक गर्लफ्रेंड है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है और किस कंडीशन में नहीं कर सकती है, ये सारा चीज़ इसमें हो गया। अब वापस आते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि सेक्शन कौन सा सेक्शन है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को बताता है, रजिस्ट्रेशन मैरिज के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 5 तो हमने देखा, ये तो आंसर होगा नहीं बिकॉज ये बात करता है कंडीशंस ऑफ मैरिज की। सेक्शन 9 भी नहीं होगा, ये बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। सेक्शन 8 होगा फ्रेंड्स, ये बात करता है किसकी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की। और सेक्शन 13 किसकी बात करता है, सेक्शन 13 बात करता है डिवोर्स की। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड, कंप्लीट वीडियो था। अगर वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।